हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने 7.5 बैंड्स अचीव किए स्पीकिंग मॉड्यूल में। क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, क्या मेरे प्लान्स रहे स्पीकिंग के बारे में। तो मुझे लगता है सभी बातें हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली कंसंट्रेट करूँगा मैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा स्पीकिंग में और कैसे मैंने प्लानिंग की सभी। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइज़, मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो दिया था मैंने 25 मार्च को। तो असल में मैं बात कर रहा हूँ 5-6 दिन पहले की। तो लगभग मुझे लगता है कि 19-20 तारीख चल रही थी और उस वक्त ना पंजाब में सिचुएशन ऐसी थी कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। वो ना एक केस चल रहा था अमृतपाल सिंह वाला। तो उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि शुड आई फिल द एग्ज़ाम और नॉट। आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। सो मैंने जो सिटी प्रेफर की थी उस वक्त वो की थी मैंने आई थिंक पटियाला सिटी। वहाँ पर मैं देना चाहता था पेपर एग्ज़ाम आइल्स का। सो आई वाज थिंकिंग that should I fill the exam for Patiala district or not, because I was in a fear that कहीं माहौल ना ख़राब हो जाए और कहीं कुछ और ना हो जाए, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट सेवाएं बंद थी और माहौल भी ऐसा था कि कुछ भी हो सकता उस वक्त। तो मैं देना चाहता था एग्ज़ाम 25 मार्च का ही, और उससे आगे मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। एंड सो फाइनली मैंने ना डिसीज़न ले लिया कि मैं एग्ज़ाम भर दूंगा अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में। सो ऑन 21 मार्च आई वेंट टू अ कैफ़े वेयर आई फेल्ड द एग्ज़ाम। सो इन दैट कैफ़े एक्चुअली आई फेल्ड द एग्ज़ाम, लेकिन मैं भरना तो फ़ोन में ही चाहता था। मैं पैसे एक्स्ट्रा नहीं देना चाहता था एग्ज़ाम के लिए, फिल करवाने के लिए। सो आई वॉज़ नॉट एबल टू फिल द एग्ज़ाम ऑन माई स्मार्टफोन बिकॉज ऑफ द no internet connection at my home. So after filling the exam I came back to my home where I started preparing for the speaking. Actually मैंने ना बहुत ही ज़्यादा क्लोज 25 मार्च के इसलिए भरा क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी स्पीकिंग है जो बाद में आए, ताकि मुझे और टाइम मिल जाए। तो फाइनली 21 मार्च को एग्ज़ाम फिल करने के बाद मैं जब घर पे आया तो मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, रिवाइज़ करना शुरू कर दिया। बट आई वाज नॉट फुली श्योर दैट आई वुड गेट अ डेट ऑफ स्पीकिंग सेशन आफ्टर 25 मार्च। सो आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्पीकिंग एग्ज़ाम। सो मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दिया। प्लेस के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना होगी, वर्ड्स, वोकैबलरी मैंने रिवाइज़ करना शुरू कर दी। सो इंटरनेट सेवाएं तो बंद थी और 22 मार्च को जब मुझे ये पता चला कि किसी और यहाँ से ना 15 to 20 किलोमीटर्स पर इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं, तो मैंने वहाँ पर जाके इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया। तो असल में मैं गया था वहाँ वीडियोस डाउनलोड करने के लिए, ताकि सो दैट आई कुड वॉच सम वीडियोस इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट व्हेन आई रीच्ड देयर आई सॉ दैट कि मेल आ गया था और उसमें स्पीकिंग की डेट बता दी गई थी और वो डेट थी 24 मार्च की। सो आई वॉज टोटली शॉक्ड एट दैट टाइम दैट हाउ इट कुड हैपन। मैं घर पे आया, मेल देखने के बाद मैं तो शॉक हो गया था और मैंने फिर अगेन स्टार्ट कर दी थी। जब मैं 21 मार्च को फिल करके आया था एग्ज़ाम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 मार्च के बाद ही आएगी स्पीकिंग। एंड सो 22 मार्च को जब मुझे पता चला तो मैंने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन। मैंने क्यू कार्ड्स बोलने शुरू कर दिए। मैंने अपने दोस्तों को स्पीकिंग सेशन कनेक्ट करने के लिए कहा ताकि मैं उनको इंटरव्यू दूं और मेरी स्पीकिंग लगातार कंटिन्यूसली चलती रहे। तो 22 मार्च को जब मुझे पता चला और उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक दिन था कि जिसमें मैं प्रिपरेशन कर सकता था। तो मैंने ना ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैं 24 मार्च को जैसे स्पीकिंग थी, तो मैं चाहता था कि
पहले 30 और 40 क्यू कार्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि आई वॉज एबल टू मैनेज द स्टोरी ऑफ क्यू कार्ड एंड आई वॉज एबल टू fit any word according to the context of that word in the cue card or in the follow-ups or even in the intro questions. So मैं थोड़ा सा डर भी रहा था उस वक्त कि इतनी जल्दी स्पीकिंग आ गई, लेकिन जैसे कि मेरे क्लासमेट्स ने स्पीकिंग सेशन कंडक्ट किए तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तैयारी की. आई थिंक लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि किसी और की ज़रूरत है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने पे ही डिपेंड करती है कि हमने तैयारी कैसे कर रहे हैं. तो गाइज़ 23 मार्च को मैंने सब कुछ रिवाइज़ कर लिया, जो भी था वोकैबुलरी, सेंटेंसेस कौन कौन से मैं ऐड करूँगा और एडजेक्टिव कह लीजिए और फ्रेजल वर्ब्स कह लीजिए, तो सभी का मैंने प्रिपरेशन कर ली. और क्योंकि मैं 24 को जा रहा था स्पीकिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट संगरूर में रेड एप्पल होटल में, तो मैं नहीं चाहता था कि 24 मार्च को मैं रिलैक्स आ रहा हूँ. तो रिलैक्स करने की वजह से मैंने 23 मार्च को सब कुछ फिनिश कर लिया था. तो जैसे कि मैंने बोला कि पटियाला में मैं देना चाहता था एग्ज़ाम, तो वहाँ पर ऑफलाइन स्पीकिंग होती है और डिस्ट्रिक्ट संगरूर में ऑनलाइन स्पीकिंग होती है. तो आई वॉज़ लिटिल बिट नर्वस फॉर ऑनलाइन स्पीकिंग. सो 24 मार्च को जब मैं सुबह उठा, मेरे दिमाग में ना यही सवाल आ रहे थे कि टीचर वो कैसा होगा, कि कैसे वो बिहेव करेंगे, कितनी बार वाई करेंगे इंट्रो और फॉलोअप में. तो ये सब माइंड में सवाल आ रहे थे, लेकिन आई वॉज़ फुली श्योर दैट आई वॉज़ एबल टू गेट एटलीस्ट 6.5 बैंड्स इन स्पीकिंग एट दैट टाइम. सो इन सवालों के बावजूद मैंने अपने आप को ना सहारा दिया कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रिपरेशन हुई है 25 मार्च के एग्ज़ाम से पहले, उसकी वजह से आई वॉज़ फुली कॉन्फिडेंट. तो मैं तैयार हुआ और स्पीकिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट संगरूर की तरफ जाने लगा. तो रास्ते में ना मेरे दिमाग में ये कुछ सवाल आ रहे थे कि उस वक्त ना सिचुएशन ऐसी थी कि बारिश वाला मौसम था. एक आपको ना मैं किस्सा बताता हूँ कि मेरे क्लासमेट के साथ क्या हुआ. तो वो ना लास्ट मंथ में एग्ज़ाम देने गया, जगह तो मुझे नहीं पता. तो उसकी स्पीकिंग हुई, इंट्रो क्वेश्चन हुए, क्यू कार्ड उसने सुना दिया और फॉलोअप भी अच्छे से हो गए. लास्ट वाला फॉलोअप जब टीचर ने उससे पूछा और वो आंसर कर ही रहा था, तो सडनली के इंटरनेट कनेक्शन उड़ गया. अ रीज़न वॉज दैट बारिश हुई थी उसकी स्पीकिंग से पहले और धूप भी नहीं थी. कह लीजिए कि जो कनेक्शन था वो अच्छे से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसकी स्पीकिंग है दोबारा कनेक्ट करनी पड़ी इन्विजिलेटर को. तो जब उसका लास्ट फॉलोअप चल रहा था तो वो बाहर आया. उसको पता था कि स्पीकिंग दोबारा कंडक्ट नहीं होगी, तो वो बाहर आ गया. लेकिन सडनली जो वहाँ पर होते हैं ना सेटअप तैयार करने वाले, उन्होंने आवाज़ दी उस मेरे क्लासमेट को कि अंदर आ जाइए, दोबारा स्पीकिंग होगी. तो उस वक्त भी उसे ऐसा था कि स्पीकिंग जो होगी लास्ट वाले फॉलोअप 1-2 और पूछ लेंगे. लेकिन जो इन्विजिलेटर था उसने पूछना शुरू कर दिया बिल्कुल शुरुआत से. वो कहते हैं ना व्हाट्स योर नेम, वहाँ से लेकर फॉलोअप तक तो वहाँ इंट्रो क्वेश्चन से लेकर फॉलोअप तक दोबारा सब कुछ उससे पूछा मेरे क्लासमेट से. तो वो नर्वस हो गया उस वक्त. और जो उसकी स्पीकिंग पहले हुई थी 15 से 16 मिनट, उसमें उसने वो कह रहा था कि मेरी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हुआ था उस स्पीकिंग में. लेकिन दोबारा जब स्टार्ट हुई तो उसके माइंड में ना यही चल रहा था कि अब वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी स्पीकिंग पहले कैसी हुई थी. और मुझे लगता है कि ना आधा घंटा बोलना बहुत ही मुश्किल कार्य है, वो भी लगातार. तो मैं यही सोच रहा था अपने माइंड में जब मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर की तरफ जा रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं दोबारा स्पीकिंग ना हो जाए. लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सवाल माइंड में आते हैं उसको हम रोक नहीं सकते. सो फाइनली गाइस आई रीच्ड एट द डेस्टिनेशन वेयर माय स्पीकिंग सेशन वाज कंडक्टेड.
होटल वॉज रेड एप्पल इन डिस्ट्रिक्ट संगरूर। सो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, एक दो जने बाहर निकले स्पीकिंग देकर, उनसे मैंने पूछा कि क्या कौन सा क्यू कार्ड उनसे पूछा गया, कौन कौन से इंट्रो क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी टॉपिक पूछे गए। तो एक ने बताया कि उससे क्यू कार्ड पूछा गया था, डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू वांट टू वर्क और लिव फॉर सम टाइम। एंड एक जने ने बताया कि उससे इंट्रो क्वेश्चन पूछे गए टी शर्ट्स के बारे में, फ़ोटोग्राफी के बारे में, एंड मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, और इवन मुझे लगता है बिज़नेस के बारे में भी पूछा गया। तो दो जनों ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना वाई वाई नहीं किया, हल्का फुल्का सा किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इन्विजिलेटर जो होते हैं वाई 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 इतना पूछते हैं ना, बच्चा जो है वो डर जाता है पूरा। तो मैंने एंटर किया होटल में और 12:40 पे मैं पहुंच गया था फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां पर पासपोर्ट चेक किया गया और सभी डिटेल्स थी जो मैच की गई, वो फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ वहां हुआ। तो मैं बैठा था सोफ़े पे और एक जना और आ गया मेरे साथ। उसने तो हम दोनों ने बातें शेयर करना शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा कि पहले तुमने पेपर दिया था और या नहीं। तो वो बताने लग गया कि अभी उसका तीसरी बार अटैम्प्ट था एल्स में। तो वो कह रहा था कि पटियाला में उसने दिया था, वहाँ पर रीडिंग में कम आ गए थे, स्पीकिंग में उसके 6 आ गए थे। और उसने बताया कि वो मोगा में भी देकर आया है, उसके वहाँ पर स्पीकिंग में नहीं आए थे। तो जस्ट बिफोर 20 मिनट्स इन बातों ने मुझे और नेगेटिव कर दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को संभाला कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो गाइड करने वाले होते हैं ना, जो सेटअप तैयार करते हैं, वो मुझे बुलाने के लिए आए। उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे ले गए कमरे में। वहाँ पर कंप्यूटर पड़ा था टेबल पे और एक माइक था। और वो जो गाइड करने वाला होता है ना, वो पहले सेटअप तैयार करता है, वो मैम से या सर से बात करता है, इन्विजिलेटर से, कि अभी ये नाम वाला शख्स आएगा और ये उनका पासपोर्ट नंबर है। तो फाइनली उन्होंने ना स्पीकिंग शुरू कर दी। मैं बैठ गया चेयर पे, मैंने माइक लगा लिया। तो जो मैम थी वो लगभग ना कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा उम्र की थी वो। सो गाइज़ ना इवेंचुअली स्पीकिंग सेशन स्टार्ट हुआ और जो मेरे सामने इन्विजिलेटर था उन्होंने सभी फॉर्मेट के बारे में बताया कि फर्स्ट इंट्रो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर क्यू कार्ड पूछा जाएगा, फिर फॉलोअप सेशन होगा। तो ये सब बताने के बाद मैम ने मुझसे पूछना शुरू कर दिए सभी सवाल। तो मैम ने अपना नाम बताया पहले और उसके बाद मेरा नाम पूछा, और उसके बाद मैम ने बोला कि अभी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसेस। एंड फाइनली मैम ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। दोबारा मेरा नाम पूछा मैम ने, ताकि पहले कई बार क्या होता है ना, टीचर जो होते हैं नाम वगैरह, वेयर डू यू कम फ्रॉम, रिकॉर्डिंग करने से पहले इसलिए पूछते हैं ताकि वो बच्चे को ना कंफर्टेबल फ़ील करा सकें। तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई मैम की तरफ से। तो उन्होंने मुझे पूछा व्हाट्स योर नेम, तो मैंने अपना नाम बताया और उसके बाद विलेज के बारे में पूछा। तो विलेज के बारे में सवाल था कि वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो मैंने उसके रिप्लाई में ये बोला था कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस विलेज एंड आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस माई चाइल्डहुड। तो इस रिप्लाई में आप एक बात नोटिस करें कि पहले जो मैंने कहा आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ये पैसिव फॉर्म आ गई, और दूसरा जो है आई हैव बीन लिविंग देयर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ गया। तो सेंटेंसेस की जो वेरिएशन है ना हमने शो करनी होती है स्पीकिंग में, तभी हम, मुझे लगता है कि हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर बैंड स्कोर ले सकते हैं। तो ये सवाल पूछने के बाद मुझसे पूछा कि आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने उसके जवाब में बोला कि आई एम अ स्टूडेंट एंड रिसेंटली आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ साइंस एंड नाउ आई एम परसुइंग माई नेक्स्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स। तो मैंने इसके जवाब में ये बोल दिया। और फिर मुझे पूछा गया ना कॉलेज के बारे में। तो उसके बाद मुझे पूछा गया कि वेयर यू कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन।
तो मैंने बताया कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन रणवीर कॉलेज एंड it took almost 3 years to complete and that's very nice place. इतना मैंने बोला और उसके बाद मुझे पूछा गया कि इज़ इट अ गुड प्लेस टू स्टडी। तो उसके जवाब में मैंने कहा कि येस ऑफ कोर्स द इन्वायरमेंट इज़ वेरी एम्बिएंट देयर एंड द ग्रीनरी लेवल इज़ वेरी हाई देयर and just because of this children or younger ones can concentrate easily on their studies by sitting in the green environment. And दूसरा कारण मैंने ये भी बोला कि every teacher who is present in that college is very supportive for the students and they solve every query of the student. तो मैंने 2 कारण बता दिए। तो मुझे लगता है कि ना मैंने स्पीकिंग में एक बात ही नोटिस की है कि जब मैंने रिज़ल्ट देखा था अपना कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दें, कोई और लंबा चौड़ा ना करें इंट्रो क्वेश्चन को, कि जितना आपसे पूछा गया ना उतना ही बताइए। इसके लिए वीडियो मैं अलग डालूँगा कि कैसे हमने है ना स्पीकिंग में बोलना है ना, कैसे आंसर करने हैं। तो उसके बाद मुझे पूछा गया स्मॉल बिज़नेस के बारे में, आर देयर एनी स्मॉल बिज़नेस इन योर विलेज। तो मैंने कह दिया कि येस देयर आर सो मैनी शॉप्स। तो मैंने बता दिया कि स्वीट शॉप है, क्लोथ शॉप है और सो मैनी शॉप्स रिलेटेड टू शूज़ एज वेल। तो उसके बाद पूछा गया मुझसे कि वेयर यू यूजुअली बाय प्रोडक्ट्स, in the small scale business or local shops or in the big companies. तो मैंने कह दिया कि sometimes I prefer to buy clothes from the local shops and sometimes I go to supermarket where I can get good quality or expensive products. उसके बाद ना मेरा जवाब सुनते ही मैम ने डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वाई यू समटाइम्स बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लोकल शॉप्स एंड वाई यू बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बिग कंपनीज़। तो मैंने इसका जवाब देते हुए कहा कि व्हेन माय फैमिली मेम्बर्स गिव मी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी then I usually buy products from the supermarket in order to get expensive products or good quality products. However, sometimes when my pocket money doesn't allow me to buy expensive products, then I usually prefer to buy products from the local shops in a cheaper price. सो इसका जवाब मैंने ऐसे दिया। देखिए आंसर कोई एग्जैक्टली याद नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मुझसे सेम क्वेश्चन पूछे गए थे जो मक्कड़पीडिया में हैं। और उसके बाद मुझे पूछा गया कि वुड यू लाइक टू वर्क इन अ बिज़नेस इन द फ्यूचर। तो मैंने कह दिया कि एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड बिकॉज आई वांट टू परस्यू माय करियर इन डाटा एनालिटिक्स फील्ड and for this reason I want to go to foreign country so that I can complete my upcoming education. So मैम थोड़ा सा हंसे, मतलब हर एक इंट्रो क्वेश्चन में ना जैसे कहते हैं कि हंसे भी टीचर है ना, और ऐसे शौक भी हुए, आँखों को ऐसे ऊपर कह कर दिया है ना, थोड़ा सा ऐसा भी होता रहता है। मतलब कई बच्चों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कारण पता नहीं क्या होता है, कुछ ज़्यादा उनको अच्छा लगता है या फिर बेसिकली वो स्टूडेंट्स को डराना नहीं चाहते, उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। तो गाइज़ उसके बाद बारी आती है क्यू कार्ड की। तो क्यू कार्ड में मुझे पूछा गया था डिस्क्राइब अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी यू फाउंड डिफ़िकल्ट टू यूज़। तो उसमें जो क्यूज़ थे वो थे व्हाट इज़ इट एंड व्हेन यू गेट इट, एंड थर्ड वन वाज हाउ ऑफन यू नीड टू यूज़ इट। सो मैंने जब इस क्यू कार्ड को देखा और स्क्रीन पे सामने आया और मैम ने बोला कि आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर प्रिपरेशन। तो उसके बाद जैसे कि मैंने तैयार किया हुआ था और मेरा ये क्यू कार्ड अपना ही बनाया हुआ था होवर बोर्ड के ऊपर। होवर बोर्ड वही जिसके ऊपर हम खड़े होकर है ना अपने आप नहीं चल सकते, लेकिन उस
होवरबोर्ड की मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने पैरों से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी, उस क्यू कार्ड की वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और सो फाइनली दीज वर द ओनली 3 क्यूज़ फॉर दिस क्यू कार्ड। सो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। मैंने शुरू में कोई भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट नहीं डाली, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैंने इस स्पीकिंग सेशन में कोई भी ईडीएम का इस्तेमाल नहीं किया। तो आफ्टर नॉट यूजिंग एनी ईडीएम स्टिल आई गॉट 7.5 बैंड्स। So you must be sure that idioms, I think they should be needed, but I think for higher band score. But as I gave my IELTS exam, you can easily clear one thing, that I didn't use any idiom in the speaking session. सो मैंने बिना बैकग्राउंड स्टेटमेंट के क्यू कार्ड शुरू किया, और मैं बिल्कुल फ्लुएंटली चल रहा था। जैसे कि हम कहें कि नेचुरल स्पीकर जो होता है ना, कह लीजिए कि वैसे तो वो भी साह लेते हैं, रुकते हैं, है ना, बीच में। तो मैं वैसा ही बोला था, कोई मैंने फटाफट बोलने की कोशिश नहीं की, कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं की, बस आराम से बात को ना एक बस समझाना होता है सामने वाले को, आप कैसे समझाएं। बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में ही बोल रहा था मैं, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं था और बिल्कुल स्लो भी नहीं था। तो क्यू कार्ड आप देख सकते हैं चैनल पे। तो मैंने क्यू कार्ड अच्छा सुनाया क्योंकि ऑलरेडी प्रिपेयर था। और क्यू कार्ड के बाद बात आती है फॉलोअप सी। एक बात और बता दूं कि ऑनलाइन स्पीकिंग में ना, जब आपके सामने क्यू कार्ड आ जाता है स्क्रीन पे 1 मिनट प्रिपरेशन का, और जब हम स्पीक करते हैं क्यू कार्ड बोलते हैं तब भी वो स्क्रीन पे ही रहता है क्यू कार्ड। तो मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि हमें सामने भी देखना होता है, क्योंकि क्यूज़ तो हम लिख भी नहीं सकते ना कॉपी पे जो हमें देते हैं वो। तो मुझे लगता है स्क्रीन पे जब रहता है तो बहुत अच्छी बात है, हम क्यूज़ भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टोरी है जो उसको मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है फॉलोअप्स की। तो फॉलोअप्स में बिल्कुल ही डिफरेंट फॉलोअप्स पूछे गए। मैंने जब आकर घर पे देखा कि कौन कौन से फॉलोअप क्वेश्चन थे पीडीएफ में, तो एक भी क्वेश्चन उस पीडीएफ से नहीं पूछा गया मुझसे। और दूसरी बात, जैसे कि ये क्यू कार्ड था पीस ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो मेरा ये अपना तैयार किया हुआ था। और मुझे लगता है कि जितने लोग हैं ना, मुझे लगता है कि एक दिन में अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो लगभग 500 और 600 बच्चा है जो पेपर देता है एक डिस्ट्रिक्ट में। हफ्ते में 2 दिन होते हैं, देख लो। तो वहीं अगर बच्चा क्यू कार्ड सुनाई जाएगा जो कॉमन क्यू कार्ड है, और टीचर भी थोड़ा सा ना, उसको भी अच्छा नहीं लगता कि वही मेमोराइज कंटेंट सुनाकर चले जाते हैं, कुछ नया नहीं करते अपने आप, है ना। तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि टीचर जो इन्विजिलेटर हैं वो मार्क्स नहीं देते, क्योंकि उनको भी कुछ नया चाहिए ना। अगर हम सभी क्यू कार्ड्स है जो अपनी स्टोरी तैयार करें, अलग अलग टॉपिक हो, उस पर बेस्ड स्टोरी बनाएं, तो डेफिनेटली आई थिंक एवरी स्टूडेंट कैन स्कोर वेल इन स्पीकिंग। एंड उसके बाद आती है बात फॉलोअप की। तो